नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे कोरियन पेनिनसुला में जो क्राइसिस चलते रहते हैं, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं, उनका क्या कारण है, पूरा बैकग्राउंड हम समझेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि वहाँ पर किन किन कंट्रीज़ के स्टेक्स इन्वॉल्व हैं। और इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि इंडिया का क्या स्टैंड है इस पर्टिकुलर रीजन को लेते हुए। ठीक है, सो हमारा टॉपिक है कोरियन क्राइसिस, नॉर्थ एंड साउथ कोरिया। ये आपके लिए इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखो, सबसे पहले तो आप यहाँ पर मैप देख सकते हो। ये कोरियन पेनिनसुला जो है दो दो कंट्रीज में डिवाइडेड है। एक तरफ नॉर्थ कोरिया है जो कि कम्युनिस्ट कंट्री है, दूसरी तरफ साउथ कोरिया है जो कि एक रिपब्लिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। ओके, इन दोनों कंट्रीज को सेपरेट करने वाली जो लाइन है उसको 38th पैरेलल बोलते हैं, क्योंकि अगर हम ग्लोबल मैप के हिसाब से देखें ना तो 38 नॉर्दर्न लैटिट्यूड जो है उसी के पैरेलल ये बॉर्डर इनकी फाइनलाइज की गई थी। इसके पीछे भी हिस्ट्री है जो हम आने वाली कुछ मिनट्स में डिस्कस करेंगे। तो नॉर्थ कोरिया आप देख सकते हो, नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग, और इसके अलावा साउथ कोरिया जहाँ की कैपिटल है सियोल। ठीक है जी, तो ये थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। देखो, बात ऐसी है कि अभी रिसेंट टाइम्स में अगर देखें तो कोरियन पेनिनसुला में टेंशन्स फिर से बढ़ती ही दिख रही है, जिसमें नॉर्थ कोरिया अपनी तरफ से मिसाइल टेस्ट कर रहा है बैक टू बैक, और उसके जवाब में साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट्स और जापान ने मिलकर के जॉइंट ड्रिल्स, दैट मीन्स मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, वो स्टार्ट कर दिए हैं। तो कुल मिलाकर के टेंशन की बात यहाँ पर बनी हुई है। इसी वजह से कल परसों जो एक्सप्लेन पेज का हमारा डिस्कशन था वो आया था, तब मैंने आपसे बोला था कि हम इस पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में देखेंगे। अब देखो, सवाल ये है कि ये कोरियन पेनिनसुला में कॉन्फ्लिक्ट क्या है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ वो जानते हैं। देखो, 1910 से 1945 के बीच में कोरियन पेनिनसुला जो अभी हमने देखा था वहाँ पर जापान की पकड़ थी। ठीक है, अब हमें पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान की हो जाती है हार, और उसके बाद में जो अलाइज थे, आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर दो धड़ों में, दो ग्रुप्स में लड़ा गया था। एक ग्रुप में तो थे एक्सिस, जिनके बीच में ग्रुपिंग इतनी स्ट्रांग वाली नहीं थी, बस उनका आइडिया ये था, तीन कंट्रीज थे, जापान, जर्मनी, इटली, कि हमें दुनिया जीतनी है। और दूसरी तरफ इनके अगेंस्ट में खुद को डिफेंड करने के लिए कुछ कंट्रीज का एक ग्रुप था जिनको अलाइज बोला गया। ठीक है, तो उनमें आपको पता है यूएसएसआर, यूएसए, फ्रांस हो गया, यूके हो गया, ये कंट्रीज थे। तो कुल मिलाकर के सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमें पता है कि जापान की हार हो गई थी। तो उसके बाद में जो अलाइड फोर्सेस थी ना, उन्होंने एग्री किया कि कोरिया में 4 पावर ट्रस्टीशिप जो है वो स्टैब्लिश रहेगी। 4 पावर ट्रस्टीशिप स्टैब्लिश रहेगी, और ये चीज़ फाइनलाइज हुई थी 1945 में। एक कॉन्फ्रेंस हुई थी याल्टा में, वहाँ पर इन कॉन्फ्रेंस के बेसिस पे 4 पावर ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ कोरिया में। ठीक है, जापान की पकड़ हट गई यहाँ से। अब देखो, होता क्या है कि यूएसएसआर और यूएस, इन दोनों के बीच में आपको पता है आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट शुरू से था। यूएसएसआर कम्युनिस्ट, यूएसए डेमोक्रेटिक। तो यूएसएसआर जो कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, यूएसएसआर ने क्या किया, कोरियन पेनिनसुला को इन्वेड कर दिया। आप एक बार मैप देखोगे यहाँ पर, तो ये यूएसएसआर के साथ बॉर्डर शेयर होती है। मतलब अभी आज का जो रशिया है, जो कि लेगेसी कंटिन्यू कर रहा है यूएसएसआर की, उसके साथ में बॉर्डर शेयर होती है नॉर्थ कोरिया की। तो ऐसे में यूएसएसआर ने इन्वेजन कर दिया पेनिनसुला में, इस कोरियन पेनिनसुला में, और उसके जवाब में यूएसए ने भी अपनी तरफ से कार्रवाइयाँ की। तो रिजल्ट ये रहा कि नॉर्दर्न पार्ट जो था कोरियन पेनिनसुला का, वो तो यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस में आ गया, और बाकी बचा हुआ पार्ट था वो यूएसए के पर आ गया। अब फिर इन दोनों के बीच में, यूएस और यूएसएसआर के बीच में एक सेटलमेंट होता है। उस सेटलमेंट के बेसिस पे ये था कि जो 38th पैरेलल नॉर्थ, दैट मीन्स 38 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड जो है, उसके पैरेलल में बॉर्डर डिक्लेयर कर दी गई, जिसमें 2 कोरियाज क्रिएट हो गए। नॉर्थ में हो गया नॉर्थ कोरिया, साउथ में हो गया साउथ कोरिया। 1948 में रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जिसको साउथ कोरिया बोलते हैं, और डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जिसको नॉर्थ कोरिया बोलते हैं, ये स्टैब्लिश हो गए दोनों कंट्रीज। ठीक है जी, अब आप देखो, दोनों कंट्रीज कोशिश ये कर रहे थे कि अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करें।
जिसमें नॉर्थ कोरिया तो कैसा हो गया, यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस वाला, तो ये कम्युनिस्ट था। साउथ कोरिया पे इन्फ्लुएंस किसका रहा, यूएस का, इसका मतलब ये क्या रहा, डेमोक्रेटिक रहा। तो दोनों की आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गई कि देखिए कम्युनिस्ट अपना ज़्यादा एरिया कवर करते हैं, ज़्यादा इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं, या फिर डेमोक्रेटिक। तो इस तरीके से इनके बीच में कोरियन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो स्टार्ट हो जाता है कि भाई कौन अपनी पकड़ ज़्यादा बनाता है इस पर्टिकुलर पेनिनसुला में। इसी वजह से फिर क्या होता है, कोरियन वॉर स्टार्ट हो जाता है। 15 जून 1950 को क्या हो जाता है, नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट मिल रहा था यूएसएसआर को, तो यूएसएसआर के सपोर्ट के बेसिस पे नॉर्थ कोरिया ने अटैक कर दिया साउथ कोरिया पे। अब साउथ कोरिया ने भी रिप्लाई देना था, क्योंकि साउथ कोरिया को सपोर्ट किसका था, यूएस का। पर आपको पता है कि यहां पर अटैक किसने किया, इनिशिएटिव किसने लिया इस पर्टिकुलर वॉर में, को नॉर्थ कोरिया ने, जो कि कम्युनिस्ट था। तो ऐसे में यूएसए ने यूनाइटेड नेशन का हवाला देते हुए और लीड किया इस वॉर को। तो एक तरफ तो नॉर्थ कोरिया यूएसएसआर हो गए, दूसरी तरफ साउथ कोरिया और यूएस हो गए। अब इस तरीके से यहां पर लड़ाई शुरू हो गई। अब इस लड़ाई में आप देखोगे तो यूएसए की तरफ जो फोर्सेस थी, यूएसए की तरफ से उन फोर्सेस को लीड किया था डगलस मैकआर्थर ने। ओके, इसके अलावा आप देखोगे तो इसके अलावा हम देखें तो नॉर्थ कोरिया की बॉर्डर चाइना के साथ शेयर होती है, तो ऐसे में फिर चाइना की भी एंट्री हो जाती है नॉर्थ कोरिया के सपोर्ट में। ठीक है, अब आप देखो कि चाइना, यूएसएसआर, नॉर्थ कोरिया ये तो एक तरफ हो गए, और दूसरी तरफ यूएस और यूएस के जो लाइक माइंडेड कंट्रीज थे वो और साउथ कोरिया हो गए। फिर ज़्यादा एस्केलेशंस ना बढ़े, इसके चलते एक पीस टॉक शुरू होती है 1951 में। आप देखो इस पीस टॉक में इंडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा था। इंडिया हमेशा से ये चाहता है कि किसी भी रीजन में कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, क्योंकि हम कॉन्फ्लिक्ट का जो एक बिटर टेस्ट है वो हम लेते रहते हैं पाकिस्तान के साथ में, जो हमारा इशू चलता रहता है। तो इंडिया कभी भी दूसरे रीजन में इस तरीके की इंस्टेबिलिटी को प्रमोट होने देना बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो ऐसी परिस्थितियों में इंडिया ने यूएस, यूएसएसआर, चाइना, कोरियाज, इनके साथ में बराबर एंगेजमेंट रखी अपनी। और आप देखोगे कि यूनाइटेड नेशन में एक रेजोल्यूशन भी इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया के द्वारा कि भाई कैसे भी करके कोरियन पेनिनसुला के टेंशंस को खत्म की जाए। फिर आप देखो कि 27 जुलाई 1953 को कोरियन आर्मिस्टाइस एग्रीमेंट साइन होता है। आर्मिस्टाइस का मतलब युद्ध विराम। ठीक है, तो इसमें आप देखो यूनाइटेड नेशन की तरफ से जो कमांड यहाँ पर आई थी, जिसको लीड कौन कर रहा था, यूएस वो, और दूसरी तरफ कोरियाज पीपल्स आर्मी, दैट मीन्स नॉर्थ कोरिया की आर्मी, और एक तीसरी चाइनीज पीपल्स वॉलेंटियर आर्मी, दैट मीन्स चाइना की आर्मी। इनके बीच में एक ये कोरियन आर्मिस्टाइस एग्रीमेंट साइन होता है। अब आप देखो कि इसका रिजल्ट ये रहा कि एक ऑफिशियल सीज फायर रहता है कि अभी तक कोई पीस ट्रीटी साइन नहीं हुई थी कोरियाज में, पर फिर भी दोनों के बीच में जो आर्म एक्सचेंज थी वो रुक जाती है। रिजल्ट ये रहा इस पर्टिकुलर कोरियन आर्मिस्टाइस का कि एक कोरियन डीमिलिटराइज्ड जोन जो है वो डिक्लेयर कर दी जाती है। किसके अक्रॉस, ये जो 38th नॉर्दर्न पैरेलल है, जो दोनों कंट्रीज को सेपरेट करने वाली बॉर्डर है, उसके बीच उनके मार्जिन्स पे एक स्ट्रिप क्रिएट कर दी गई। वो स्ट्रिप कैसे बनाई वो मैं बताता हूं। यहां पर आप देख सकते हो कि इस एरिया में, वन सेकेंड एक बार, यस, इस एरिया में एक एरिया ऐसा डिमार्केट कर दिया जिसमें कि कोई सा भी कंट्री एग्रेशन नहीं दिखाएगा। ये जो 38th पैरेलल के दोनों तरफ की एक स्ट्रिप डिक्लेयर कर दी, जिसको बोला गया कोरियन डीमिलिटराइज्ड जोन। इसका मतलब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की तरफ एक बफर जोन क्रिएट कर दिया कि भाई इस एरिया में कोई भी मिलिट्री एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होगा, शांति से आगे तुम चल पाओगे। फिर देखो दिसंबर 1991 में नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में एक पैक्ट साइन होता है कि भाई एग्रेशन बिल्कुल भी नहीं दिखाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये 40 से 50 साल का टाइम थोड़ा शांति से गुजरता है, जिसमें दोनों तरफ से कोई एग्रेशन नहीं दिखाया गया। फिर बात आती है कि जब एग्रेशन नहीं था, सारी एग्रीमेंट्स हो गए थे, फिर उसके बावजूद अब ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे राइज हुआ। देखो कोल्ड वॉर पीरियड के टाइम पे आपको पता है कि यूएसए ने अपना न्यूक्लियर अम्ब्रेला एक्सटेंड किया। न्यूक्लियर अम्ब्रेला का मतलब हो गया कि भाई आर्म रेस लग रही थी यूएसएसआर और यूएस के बीच में कि हाँ भाई कौन ज़्यादा पावरफुल है। स्पेस की बात कर लो, डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात कर लो, न्यूक्लियर वेपन की बात कर लो। इन कंट्रीज़ के बीच में एग्रीमेंट्स भी बहुत हुए, साइंस भी बहुत, ट्रीटीज़ भी बहुत हुई, पर फिर भी एक लगातार रेस लगी हुई थी।
और इस न्यूक्लियर अम्ब्रेला को जब यूएसए ने एक्सपेंड किया ना, तो अपने अलाइज जैसे साउथ कोरिया, जापान, इन कंट्रीज को भी साथ में ये कहा था कि अगर इन कंट्रीज के साथ में कोई दुश्मनी क्रिएट करेगा, बढ़ाएगा, तो बोला हम इनके सपोर्ट में न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकते हैं। ये बात कह दी यूएस ने। इस बात को लेकर के फिर नॉर्थ कोरिया थोड़ा सा चिढ़ गया और जो एनपीटी साइन की हुई थी नॉर्थ कोरिया ने, उससे खुद को विड्रॉ कर लिया 2003 में। बोला हम नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी में बिल्कुल हम पार्टी नहीं है अब से, और अब हम हमारा खुद का न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। आप देखोगे किम योंग उन जो करंट अभी वहाँ के डिक्टेटर हैं नॉर्थ कोरिया के, उस बंदे की लीडरशिप में अपनी मिसाइल टेस्टिंग, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ये डेवलप करनी शुरू कर दी। और इसके जवाब में यूएसए ने थार्ड करके एक इंस्ट्रूमेंट या फिर कहोगे कि एक सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो साउथ कोरिया की तरफ से इस पर्टिकुलर कोरियन डीमिलिटराइज जोन के पास में डिप्लॉय कर दिया। थार्ड का फुल फॉर्म क्या है? टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। ये यूएसए की तरफ से इंस्टॉल्ड एक पूरा मैकेनिज्म है जो कि साउथ कोरिया में इंस्टॉल किया गया है। ये 2017 में इंस्टॉल कर दिया। इस पे देखो यूपीएससी ने प्रीलिम्स में न्यूमेरिक एक क्वेश्चन भी पूछा था कि थार्ड जो है रिसेंटली न्यूज़ में रहा, ये क्या है? तो बेसिकली ये यूएसए का सिस्टम है जो कि यूएसए ने कहाँ इंस्टॉल किया है? साउथ कोरिया में। ठीक है जी। अब आप देख लो कि इस तरफ तो नॉर्थ कोरिया ने अपने प्रोग्राम बढ़ा दिए, मिसाइल प्रोग्राम, न्यूक्लियर प्रोग्राम्स, और दूसरी तरफ साउथ कोरिया की प्रोटेक्शन के लिए यूएसए कमिटेड था। ऐसे में अब नॉर्थ कोरिया और यूएस, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक सिनेरियो नया क्रिएट हो गया। और अब रीसेंट डेवलपमेंट्स जो हैं वो आप देख सकते हो कि नॉर्थ कोरिया अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को एक्सेलरेट कर रहा है, न्यूक्लियर स्टॉक पाइल भी बढ़ा रहा है, एनपीटी से विड्रॉ कर चुका है, लगातार टेस्ट कर रहा है जापान की तरफ और इधर साउथ कोरिया की तरफ। ठीक है। यूएसए ने जब से थार्ड, दैट मीन्स टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, ये जो सिस्टम इंस्टॉल किया है साउथ कोरिया में, उसको लगातार नॉर्थ कोरिया काउंटर करना चाह रहा है। नॉर्थ कोरिया को काउंटर करने के लिए यूएस, जापान और साउथ कोरिया की नेवीज मिलिट्री ने अभी रिसेंटली एक ऑपरेशन भी कंडक्ट किया है, जो एक ड्रिल है, मिलिट्री एक्सरसाइज, वो भी कंडक्ट की है। नॉर्थ कोरिया ने रिसेंटली एक ऑफिस क्रिएट किया गया था। देखो, इनके बीच में डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स मोर और लेस बंद रहती है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में, क्योंकि नॉर्थ कोरिया टिपिकल कम्युनिस्ट है, साउथ कोरिया एकदम डेमोक्रेटिक सिस्टम पे चलने वाला कंट्री है। तो इनके बीच में थोड़ी बहुत बातचीत होती रहे, उसके लिए एक इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश किया गया था जिसको बोला गया द इंटर कोरियन लाइजन ऑफिस। ठीक है। उस ऑफिस को डिमोलिश कर दिया गया, किसके द्वारा? नॉर्थ कोरियन डिक्टेटर किम योंग उनके द्वारा। और कहाँ पर लोकेटेड था ये? काओसोंग करके लोकेशन है वहाँ पर, उसमें ख़त्म कर दिया इसको। तो ये एक लास्ट ऑप्शन था डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को कि हाँ कैसे जैसे करके थोड़ी बहुत बातचीत तो होती रहे। वैसे डायरेक्ट वहाँ पर डिप्लोमेट्स अपॉइंटेड नहीं है एक दूसरे के बीच में, पर ये एक ऑप्शन था, पर वो भी ख़त्म हो गया। आज आप देख लो 2022 में हम पहुँच चुके हैं। रिसेंटली नॉर्थ कोरिया लगातार अपने टेस्ट कंडक्ट कर रहा है मिसाइल्स के। ठीक है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के टेस्ट कंडक्ट कर रहा है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किए हैं अभी, पहले 2017 में किया था, फिर अभी दिखा दिया। अब 2017 में तो आपको पता ही है कि जब यूएसए ने थार्ड इंस्टॉल किया था साउथ कोरिया में, तो उस टाइम पर यूएस और नॉर्थ कोरिया के बीच में टेंशन्स क्रिएट हो गई थी। तो कुल मिलाकर के इक्वेशन जो है वो आपको अभी तक समझ में आ जानी चाहिए। फिर बात आती है कि इंडिया की क्या पोजीशन है। देखो, इंडिया का सीधा सा ये है कि नॉर्थ कोरिया ने जब भी मिसाइल या न्यूक्लियर टेस्ट किया है, इंडिया ने इस चीज़ को अपोज किया है। पर जब बात आए कि नॉर्थ कोरिया पे सैंक्शंस लगा दो, तो इंडिया उस पर न्यूट्रल रहता है। इंडिया का कहना एक ही है, जो यूक्रेन रशिया वॉर पे जो स्टैंड है एग्जैक्टली वही इस पे है कि भाई सैंक्शंस लगाने से कोई भी कंट्री सुधरेगा नहीं। आप उस कंट्री के कंसर्न्स को एड्रेस करो, आप उस कंट्री को परसुएड करो, है ना। दबाव में ला करके आप किसी कंट्री को राजी नहीं कर सकते हो। तो इंडिया का देखो सैंक्शंस को लेकर के तो बिल्कुल न्यूट्रल स्टैंड है कोरियन कॉन्फ्लिक्ट में भी। और इसके अलावा नॉर्थ कोरिया अगर कोई एग्रेशन दिखाता है तो इंडिया उसको अपोज भी करता है, बोले ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ओके। कोरियन वॉर जो रहा 1950-53 में, इंडिया ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था सीज फायर एग्रीमेंट को साइन कराने में। ये चीज़ हमने ऑलरेडी देख ली है। इंडिया की रिलेशनशिप की बात करें तो मई 2015 में हमारी जो साउथ कोरिया के साथ रिलेशनशिप है वो और ज़्यादा ऊंचाइयों पे पहुंच गई, जब अपग्रेडेड मैनर में साउथ कोरिया इंडिया रिलेशनशिप को क्या बोल दिया गया? स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप।
आज देखो इंडिया की तो है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जिसमें इंडिया जो है वो साउथ कोरिया के साथ एंगेज करता है, ईस्ट एशियन कंट्रीज की बात करें उनमें तो। और साउथ कोरिया की है सदर्न पॉलिसी, उसमें इंडिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दोनों कंट्रीज एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और जबकि और ये भी पता है हमें कि दोनों कंट्रीज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्रीज हैं। जबकि दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया की बात करें तो देख लो, नॉर्थ कोरिया से लेकर अभी नॉर्थ कोरिया के साथ हमारे अभी तक 47 साल से भी ज्यादा सालों के लंबे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हो चुके हैं। और इस चीज से हमें क्या पता पड़ता है कि इंडिया साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया दोनों से रिलेशनशिप मेंटेन क्यों रख रहा है, क्योंकि हम अभी भी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का कहीं ना कहीं टच रखते हैं कि भाई किसी भी ग्रुप को हम एक तरफ नहीं पार्टिसिपेशन में नहीं लेंगे, हमारे लिए सभी इंपॉर्टेंट हैं। और एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का आइडिया देखो, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से अगर हम थोड़ा सा आइडिया और पिक करें तो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है ना, ये कहीं ना कहीं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का ही एक एक्सपेंडेड पार्ट हम कह सकते हैं, या फिर इंडिया की तरफ से अपना एक आप कह सकते हो कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को ही आगे बढ़ा करके बस इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन इंडिया का और बढ़ गया। वैसे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कोई पैसिव मूवमेंट नहीं था, ये भी एक्टिव ही था। इसमें क्या बोला गया था कि बोलो दोनों ग्रुप्स, यूएसएसआर का ग्रुप हो कम्युनिस्ट या फिर यूएसए का ग्रुप हो डेमोक्रेसीज का, बोला हम दोनों के साथ एंगेज करेंगे, नेम के ये प्रिंसिपल्स थे। तो इंडिया उन्हीं पर अभी भी चल रहा है। फिर बात आती है कि आगे क्या होना चाहिए। भाई सीधी सी बात है, अभी कोविड के बाद में जिस तरीके से पूरा जियोपॉलिटिक्स एकदम चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है ना, उसकी वजह से बहुत सारे कंट्रीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में भी हैं। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें उन इकोनॉमीज़ की जो क्लोज्ड इकोनॉमीज़ हैं, वो तो बहुत मुश्किलों में है। फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकली वीक हो गया है। आज देखो पेंडेमिक की वजह से वहाँ पर बेरोजगारी हो रही है। देखो ये क्लोज्ड इकोनॉमीज़ हैं, है ना, तो पता भी नहीं पड़ता है कि कितनी भुखमरी है, क्या क्राइसिस वहाँ पे चल रहा है, पर परिस्थितियाँ बहुत बुरी है, इसमें कोई डाउट है नहीं। अब आप देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि ये जितने भी स्टेक होल्डर्स इस पर्टिकुलर रीजन में इन्वॉल्व है, चाहे वो नॉर्थ कोरिया हो, यूएस हो, साउथ कोरिया हो, जापान हो, या कोई दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबको डायलॉग्स पे ज़्यादा रिलाई करना चाहिए बजाय कि वॉर के या फिर एस्केलेशंस पे। ठीक है। और इंडिया देखो हमेशा कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करता आया है पीस एंड सिक्योरिटी स्टैब्लिश करने के लिए, और आगे भी यही करता रहेगा। ठीक है जी। तो नॉर्थ कोरिया में जो कुछ भी अभी हो रहा है तो वो थोड़ा सा अभी टेंशन वाली चीज़ है, क्योंकि वहाँ की लीडरशिप बड़ी कहते हैं ना कि डिक्टेटर वाली है। ठीक है, तो वहाँ पर थोड़ा डाउट रहता है। अब देखने वाली बात यह है कि आगे क्या होता है। बाकी इंडिया तो अपनी तरफ से कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करे, जो कि इंडिया करता रहा है। ठीक है, तो ये था कोरियन पेनिनसुला में जो क्राइसिस चलता है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का जो मुद्दा था वो। ठीक है, इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही था। कोशिश करूंगा कि हर हफ्ते में संडे को जब भी टाइम मिलेगा एक वीडियो इस तरीके से आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।